क्या? भूगोल। इसे क्या बोलते हैं? समकालीन भारत। पाठ पुस्तक 1, इसका पाठ हम आज करने जा रहे हैं। पाठ पहला, इसका नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति। ये रहा चैप्टर, देखो, भारत, आकार और स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? ये ऐसे चैप्टर है जिनके बारे में तुम्हें इसलिए पता होना चाहिए कि तुम इस देश में तो रहते हो, ठीक? जिस भारत देश में रहते हो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। इसका मतलब क्या है? जैसे तुम्हारा घर है, उसका एक एड्रेस होता है ना, एड्रेस होता है, गली नंबर ये, मोहल्ला ये, दिल्ली ये, है ना? ऐसी बेटे पूरी दुनिया के अंदर देशों का भी एक एड्रेस होता है। किसका? देश का। कि कोई देश पूरी दुनिया में कहाँ पे स्थित है। पूरी दुनिया देखिए, ग्लोब, उसके अंदर कितनी सारी कंट्री है। अब उन सारे देशों के अंदर जो भारत देश है उसका एड्रेस क्या है? क्योंकि जैसे हम अपने घर से किसी दूसरे घर जाते हैं, एड्रेस पूछ के तो जाते हैं, तो ऐसे ही लोग एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। तुम बोलते हो मैं तो एड्रेस पूछता नहीं, हम तो प्लेन में बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन बेटा प्लेन तो एड्रेस के हिसाब से चलता है, प्लेन तो दिशा के हिसाब से ही चलता है। अब जिस दिशा में अमेरिका होगा तो उसी दिशा के हिसाब से तो चलेगा ना प्लेन, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? ठीक है। देखो, स्थिति का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्थिति। क्या लिखता है पहला पॉइंट? स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है कि भारत की स्थिति है क्या। पहली बात, भारत एक विशाल देश है। क्या है? एक बड़ा देश है। खैर अब तो छोटा ही हो गया क्योंकि बंटवारा हो गया, तो इधर बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर और क्या बोलते हैं चीन ने काफी हिस्सा हमारा ले लिया, ऊपर से अक्साई चीन और तिब्बत कब्जा लिया, और इससे पहले अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। तो भारत बहुत विशाल था पहले, लेकिन धीरे धीरे टूटते आज भारत की ये स्थिति हो गई। और अब दोबारा से भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, यहाँ पे रहने वाले लोग फिर से भारत को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं, है ना? वैसे भारत के अंदर कुछ लोग तो देश प्रेमी भी है, लेकिन कुछ लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है कि हमारी जेब भर जाए, चाहे देश जाए बाहर में। खैर छोड़ो, इस बारे में क्या बात करें, छोड़ो। अच्छा देखो, भारत दुनिया में कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ भैया? उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बेटा इस पूरी दुनिया को हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इन 4 दिशाओं के अंदर बांटते हैं। पता है तुम्हें 4 दिशाएं होती हैं। सूरज जहां से उगता है वो क्या है? ईस्ट, मतलब पूरब। जहां सूरज डूबता है ठीक तुम्हारी पीठ के पीछे डूबेगा। अगर तुम सूरज के उगते हुए की तरफ खड़े हो जाओ तो तुम्हारे पीछे सूरज डूबेगा। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है? फिर एक तरफ उत्तर, एक तरफ दक्षिण। ऐसे हमको याद करते हैं। दूसरा बेटा, हमारे यहाँ पर जो फ्लैश क्यों जला रहा है? ऐसे मतलब देखो, तो बेटा हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक तो हो गया दिशा, और दिशा के अलावा भी तो और एड्रेस होना चाहिए, खाली दिशा से तो होगा नहीं। अब तू बोलेगा भाई तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो तुम क्या बोलोगे? अरे स्कूल से है ना तुम पूरब की तरफ चलना, मेरा घर वही है। अभी पूरब में तो बहुत घर है, और कहाँ है? तो स्ट्रीट नंबर ये सब बताओगे। तो बेटा दुनिया के अंदर हम देश की स्थिति बताते हैं, वो किस कोण पे स्थित है। क्या? किस कोण पे स्थित है, ठीक है? डिग्री, कितनी डिग्री? बेटा याद रखना कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, 8 डिग्री और 4 मिनट, मतलब ये जो एक सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री। अब ये कर्क रेखा क्या है बेटा? हमारी जैसे मैप खींचते हैं ना, तो हमने कुछ रेखाएं खींची हुई है। हाँ, कुछ रेखाएं खींची हुई है। अब कौन कौन सी रेखा कौन कौन सी होती है वो मैं बता दूंगा। अभी बस ये मान के चलो कि हमारा भारत कर्क रेखा पर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर के देश को तकरीबन 2 समभागों में बांटती है। मतलब कर्क रेखा हमारे देश को 2 भागों में बांटती है, मतलब बीचों बीच से होकर जाती है। और उसकी दिशा क्या है कर्क रेखा की? 23 डिग्री 30 मिनट। इस बात को ध्यान रखना। अब भारत के आकार की बात सुनो। भारत कितना बड़ा है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मतलब स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख। ठीक है, वीडियो पॉज करियो, शुरू करो। देखो भारत का मैंने तुम्हें बताया क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 8 लाख। भारत जो है ना देश, जो भारत देश है वो पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? 2.4% है। कितना? 2.4। ये 2 बातें जरूरी है, बस ये 2 बातें जरूरी है। क्या है? पहली बात क्या है कि भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी, भारत पूरी दुनिया का कितना हिस्सा है? 2.4%, 2.4%। कितना? 2.4%। इस बात को ध्यान रखना। देखो ये दुनिया का मानचित्र है। देखो ये क्या है? दुनिया का मानचित्र है। इस दुनिया के मानचित्र में भारत का है बताओ? ये रहा भैया, ये रहा हमारा भारत, ये हमारा भारत येलो कलर का, ठीक है? देखा? तो पूरी दुनिया में जितनी भी धरती है उस धरती में हमारा भारत 2.4% है। कितना? 2.4%। बेटा बातचीत मत करो, मैंने पूछूंगा तो कल तुम्हारे मुंह नहीं लेंगे, तो फिर मैं तुम्हें हिला के रख दूंगा। हाँ ये अच्छा एक्टिंग अच्छी, एक्टिंग के पूरे नंबर। पॉज मत कर, दिखाओ इसे, एक्टिंग के पूरे नंबर दिखाओ, एक्टिंग के बाद ऊपर। चलो बेटा एक और चीज, भारत तथा विश्व। अब देखो बेटा भारत का एक पूरा मैप ये रहा, दुनिया का मैप। दुनिया के अंदर भारत का मैप तो हमने देख लिया। भारत का मैप कैसा है?
और 9th क्लास में आ गए तो कई बार देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, है ना। इससे पहले भी क्लास में भारत का मैप तुम देख चुके हो। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, इसे बोलते हैं बेटा भारत का नक्शा। क्या बोलते हैं? भारत का नक्शा बोलते हैं। तो कई ऐसे कुछ नक्शे भरने को भी आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर क्या है, कौन सी नदी किस तरफ से बहती है, कौन सी राज्य किस तरफ है हमारे भारत में से, दिल्ली कहाँ है, यूपी कहाँ है, गुजरात कहाँ है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। सारी एक साथ मत याद करो, धीरे धीरे याद करो, धीरे धीरे याद करो। अच्छा, भारत और विश्व। बेटा भारत जिस महाद्वीप में है इसको याद करो, उस महाद्वीप को कहते हैं एशिया। इस पूरे दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7। कितने? 7। और समुद्र कितने हैं? वो भी 7। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे। बस इतनी लेवल में ही मत जाओ कि फुल फ्लो में चले जाओ। पढ़ाई में तो किताब याद होती नहीं, गाना याद कर पूरा सुर में निकल रहा है एकदम। ठीक है। अच्छा, तो भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। कौन सी महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। ये चौथी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें याद करनी है। भारत से होकर कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। कारक नहीं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। और भारत को वो 2 हिस्सों में बांटती है। कहाँ? 23 डिग्री 30 मिनट पर। 23 डिग्री 30 मिनट पर। भारत इस दुनिया का 2.4% है। कितना? 2.4। ठीक है। और भारत में कुल कितना क्षेत्र है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत किस महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप। क्या? एशिया महाद्वीप में। याद रखना इस बात को। क्या याद रखना? एक और चीज देखो, पश्चिम से यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया देशों से मिलाने वाला हिंद महासागर है। नीचे जो समुद्र है उसको क्या बोलेंगे? हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और पीछे की तरफ जाओ तो तुमको पता है कि हमारे पास उत्तराखंड। चलो बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, भारत की एक इस तरह का मैप बना रखा है कि दुनिया से भारत किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखो जरा इस पे फोकस करो, कैमरामैन फिलहाल फोकस करो। ठीक है। ये देखो भारत किस तरीके से विश्व से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, इनसे किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखो रूट्स क्या है। ठीक है। और तुम्हें पता है बेटा, हवाई जहाज के आने से पहले लोगों के आने जाने का या मुख्य परिवहन का साधन क्या था? जहाज, पानी के जहाज। किसमें चलते थे वो? पानी के जहाज में चलते थे। कहाँ चलते थे? समुद्रों में चलते थे। तो एक देश से दूसरे देश कैसे पहुंचा करते थे? पानी के जहाज से। समय लगता था, टाइम लगता था, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं था। समझ गए? अगला देखो, भारत के पड़ोसी देश। क्या? भारत के पड़ोसी देश। अब जरा इस नक्शे पे फोकस करो कैमरामैन। ये देखो, ये है भारत के पड़ोसी देशों का नक्शा। बहुत आसान है और हर बार पूछे जाने वाला सवाल है। हर बार पूछेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन है। ये देखो जी, भारत का पहला पड़ोसी देश और जिसको सब जानते हैं वो है पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। दूसरा देश जिसको सब इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि रामायण पढ़ी हुई है, श्रीलंका। उसके बाद एक भारत का ऐसा पड़ोसी देश जिसके बारे में हम भी बैट बॉल की वजह से ही जानते हैं, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। और एक भारत का ऐसा पड़ोसी देश जिसको हम खाने की वजह से जानते हैं, चाइना। सी फूड। भूटान का कौन सा खाना खाते हो तुम? लेकिन चाइना की चाउमीन रोज मारते हो। ठीक है। और अगला एक देश है नेपाल। वो तो ऐसा लगता है कि हमारा ही देश है, जैसे कि हम वहां जाए वो हमारे यहाँ आए, हमें कोई अंतर उनमें और हमें लगता नहीं। सेम कल्चर है, बिल्कुल सेम कल्चर है ना। एक और देश है भैया हमारा पड़ोसी, बताओ? म्यांमार। क्या? म्यांमार। कोई म्यांमार बोलता है उसको। ठीक। एक और पड़ोसी देश है हमारा, कौन? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। तो हमारे पड़ोसी देश सारे याद हो गए आपको। ठीक। और एक हमारा पड़ोसी देश है भूटान। क्या? तो बेटा दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जितना बॉर्डर हमारा है। बॉर्डर का मतलब समझ लो कि जितने पड़ोसी देश हमारे पास है ना, इतने तो कोई बहुत ही ऐसे रेयर देश हैं जिनके पास इतने सारे पड़ोसी देश हैं। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है बेटा। ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। बताओ कैसे? अगर हमारा पड़ोसी हमारा दोस्त है, अच्छी बात है, तो फिर तो ज्यादा दोस्त होना अच्छी बात है। लेकिन हमारा अगर पड़ोसी हमारा दुश्मन है, हमारा नुकसान करना चाहता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारे को दिक्कत है, हमें वहां सुरक्षा चाहिए। तो सोचो बेटा, कई ऐसे तो देश हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो हमारा नुकसान चाहते हैं, चाइना, पाकिस्तान। ठीक। इनसे हमें बहुत नुकसान होता है। तो इनसे सुरक्षा के चक्कर में हमारा बड़ा पैसा खर्चा होता है, हमारी सारी आर्मी वहां लगी होती है। सोचो अगर वहां पे हमें सुरक्षा ना करनी पड़ रही होती तो हमारे कितने पैसे बच रहे होते, वो कहाँ लगते वो पैसे? तो हमारे देश के डेवलपमेंट में लगते, देश में और अच्छे काम हो जाता। समझे? लेकिन अब क्या करें, सुरक्षा भी जरूरी है ना। अब सोचो, ये जब कुछ देश जो भारत से अलग हुए, अलग नहीं होते, और ये पूरा भारत होता तो आज हमारा भारत कितना बड़ा होता और कितना ताकतवर भी होता, है ना, और अमीर भी होता। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। और रुको, भी
वीडियो को बंद मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी कुछ एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में कोई दिक्कत आई? नो। कोई समझने में दिक्कत आई? आसान है बिल्कुल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? भारत की स्थिति क्या है, भारत देश कितनी जगह में फैला हुआ है, भारत दुनिया का कितना % है, भारत दुनिया के देशों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या रूट है, भारत के नीचे कौन सा महासागर है, और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, भारत का ऐसा पड़ोसी देश बताओ जो सबसे बड़ा है? चीन। चीन क्या है? बड़ा, सबसे बड़ा देश। क्या है? सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश मतलब हमारे पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है वो। पड़ोसी कहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश घोषित नहीं, करता है, ठीक है। लेकिन उससे हमें खतरा है। अब ये मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ उससे हमें खतरा है? क्योंकि हमारी उनसे एक बार जंग भी हो चुकी है, उन्होंने हम पे धोखे से हमला किया था। जब हमने उनको दोस्त माना, जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो हमारी उनसे लड़ाई भी हुई। अब क्यों लड़ाई हुई? उन्होंने हम पे हमला किया, हमने उन पे हमला नहीं किया, ठीक। और जो अचानक उन्होंने हमला किया उस चक्कर में उन्होंने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प ली, बहुत सारी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया। और आज भी उस कब्जे की वजह से हमें उनसे रोज उलझना पड़ता है, क्योंकि उस जगह को वो अपना हिस्सा बोलते हैं, ठीक, और वो हमारा हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम हमारी मिलिट्री वहां पर खड़ी रहती है, तो उनसे रोज उलझा उलझी होती रहती है, क्योंकि वो मानते नहीं अपनी हरकतों से। स्थिति या स्वरूप, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखो ये क्या है। अब इससे पहले हमने देखा कि भारत इस दुनिया में कहां पर स्थित है, भारत इस दुनिया में कहां पर स्थित है, और भारत के आसपास कौन कौन से देश है, भारत के आसपास कौन सा द्वीप समूह है, भारत के आसपास कौन सा समुंदर है, हमने ये सब देखा। लेकिन बेटा इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे भारत कैसा है। क्या भारत कैसा है। अब भारत कैसे से मतलब नहीं कि कैसी बिल्डिंग है यहाँ पर या क्या, यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृतिक रूप से क्या है, मतलब जो कि बिना बनाए जो चीज होती है, जैसे क्या होता है, नदी, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, ठीक है। तो ये सब किस प्रकार का है भारत के अंदर, कैसी कैसी स्थिति है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले दुनिया में ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले जब इस दुनिया के अंदर जब देश अलग अलग है ना, ऐसे कहा जाता है पहले पूरी दुनिया एक थी, सारे देश क्या थे, एक थे। उस देश का नाम था गोंडवाना भूमि। दिखाओ यहाँ पर कैमरामैन, कौन सा, ये देखो ये लिखा है गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि। ऐसा बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ चिपकी हुई थी, क्या एक साथ थी, सारे देश एक थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो धरती है इसमें भूकंप आए, इसको बोलते हैं प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, इनमें भूकंप आए और एक दूसरे से क्या हुए, अलग हुए, और कोई कहीं जाकर चुपका, कोई कहीं जाके चुपका। इस हिसाब से हमारे ये देशों का जो आज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है स्वरूप ऐसा बना। और ऐसा कहते हैं कि आज भी ये देश जो हल्के हल्के हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और आने वाले कुछ करोड़ सालों में भारत या दुनिया का स्वरूप कुछ और होगा। लेकिन करोड़ साल का तो छोड़ो, तुमने क्या देखा है, पूछो भाई। दो तरीके की प्लेट होती है क्या, एक आने वाली, ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही तरह की होती है। देखो अगला सुनो, अब मान लो दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो क्या बोलेंगे, दो अलग अलग गाड़ी थी, एक आने वाली एक जाने वाली। हो सकता है भाई एक इस तरफ से आ रही हो, एक इस तरफ से जा रही हो, लेकिन थी दोनों गाड़ी, और उनका काम टकराने का नहीं था, वो बीच में आ गए तो टकरा पड़ी, ठीक है। तो बेटा जब दो भूमि आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा उठ जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या बना, देखो जैसे दो प्लेट टकराई, उठ गई, क्या बना, पहाड़, क्या बना, तो जो हिमालय पर्वत है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, वो ऐसे ही तैयार हुए हैं। और आज भी हर साल वो बोलते हैं कि कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है, इसका मतलब प्लेटें खिसक रही हैं इस तरफ, तभी तो बढ़ रहा है। समझ में आ गया। देखो अगला, देखो मुख्य भौगोलिक वितरण। अब देखते हैं भारत किस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे, भारत किस तरीके का, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पठार है, ठीक है, कहाँ पर रेत है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ बर्फ है, ठीक है। कैमरामैन जरा इसमें एक चाटा दीजिए भैया, कैमरामैन को। बेटा देखो इस तरफ जरा फोकस करो, क्या देखो, मुख्य भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की, हिमालय पर्वत श्रृंखला। मतलब हिमालय के अंदर खाली एक पहाड़ नहीं है, कई सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े कई सारे पहाड़ हैं। अगला देखो, उत्तरी मैदान, फिर भारत में क्या है, पूरा मैदान एकदम सफाचट जमीन, ठीक। फिर क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी। पठार क्या होता है बेटा, पठार देखो पहाड़ की होती है चोटी, क्या, और जिस ऊंचाई की चोटी ना हो उसको क्या बोलते हैं, पठार। जैसे तुमने कई जगह नहीं देखी कि भैया उत्तराखंड जाते हैं हम, कभी तुम देखते हैं ऊंचे पे तो है, चोटी नहीं, लेकिन हाँ मैं ऊंचे पे है, मैं नीचे पे हूँ। क्या दिल्ली में तुम्हें कोई ऐसी जगह दिखाई देती है कि एक ऊंचा है, यहाँ नीचा है, इतना ऊंचा नीचा अंतर दिखाई देता है, नहीं, क्योंकि ये मैदान है, क्या है, मैदान है। अगला देखो, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। कहाँ पे है रेगिस्तान, एक तो राजस्थान में और
गुजरात में कहीं, ठीक है। तटीय मैदान, तटीय मैदान कौन से मैदान? तट के मैदान मतलब तट के बाद नदियों के पास वाले मैदान। क्या? नदियों के पास वाले मैदान। अगला क्या है? द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? लक्षद्वीप है ना। द्वीप समूह मतलब भारत से दूर जो छोटे मोटे द्वीप हैं, छोटे मोटे लैंड हैं जो कि सागर के, हाँ श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग देश घोषित हो गया था पर, ठीक है। अगला देखो, हिमालय पर्वत के बारे में जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, कैमरामैन फोकस करो। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट बताओ कहाँ है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? नेपाल। नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल। अगला क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। जंगा। देखो कंचनजंगा भारत के अंदर ऊंचाई कितनी? 8,598 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता है कितनी है? 8,848। कितनी? 48 8,848 बढ़ रही है इसकी कुछ ना कुछ बढ़ जाती है सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है मकालू, ठीक है, धौलागिरी, ये भी नेपाल के अंदर। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत का सुना होगा तुमने, नौ देवी जाते हो ना। हाँ, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेटी। हाँ, हमने ये सब श्रृंखला पता है क्यों सुनी हुई है? कोई ना कोई हमारा मंदिर, कोई ना कोई तीर्थ स्थल इस जगह पे है, क्योंकि हमारा कल्चर क्या है कि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, है ना, जंगलों को भी पूजते हैं, जानवरों को भी पूजते हैं, तो कोई ना कोई हमारी धर्म की जगह कहाँ पे है? पहाड़ों पे तो वहीं। इसलिए इन पहाड़ों का नाम हमने सुना हुआ है। हम तो इनको देवियों के नाम से बोलते हैं। क्या? अन्नपूर्णा देवी, नंदा देवी, ये सब हमारी देवी और भगवान के ऊपर रखे हुए नाम ही तो है। बस माउंट एवरेस्ट का नाम हमने नहीं रखा, इसका नाम अंग्रेजों ने रखा है, ठीक है। हिमालय पर्वत की बात करो, भारत की उत्तरी सीमा में है ये। कहां पर है? भारत के उत्तर में, भारत के उत्तरी सीमा में। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना। श्रृंखला का क्या मतलब होता है? एक साथ कई पहाड़, एक साथ कई पहाड़ों को हम श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में है ये। कहाँ पे है? 2400 किलोमीटर लंबाई। और ये कहां से है? इसकी चौड़ाई कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। समझ गए? बस। और इसकी ऊंचाई क्या है? कहीं पर ऊंची चोटी, कोई छोटी चोटी, कोई उससे छोटी, फिर एकदम ऊंची। समझ गए? ठीक है बेटा, देखो जरा इसको मैप में देखे कहाँ है। देखो मैप में देखो, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक टोटल हिमालय की पहाड़ी। देखो टोटल क्या है? हिमालय की पहाड़ियाँ। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला देखो, ये देखो बेटा हिमालय पर्वत का फोटो देखो। हिम आल्य, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। आल्य मतलब मंदिर, मतलब बहुत बर्फ है यहाँ पे। क्या है? बहुत बर्फ। इसलिए कैसे दिखाई देता है? सफेद। कैसा दिखाई देता है? सफेद, सफेद दिखाई देता है, बिल्कुल। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, मैदान का चित्र देखो, ये कुछ कुछ हमारे दिल्ली के पार्कों की तरह ही तो है, ये दिल्ली के क्षेत्रों की तरह ही तो है, हमारे गांव और यूपी की तरह ही तो है। यहाँ पर क्या है? मैदान। क्या है? मैदान। कोई पहाड़ वहाड़ ऊंची नीच कुछ नहीं, क्या है? एकदम खुले मैदान है, ठीक है। अगला देखो, प्रायद्वीपीय पठार। ये पठार क्या है? मैंने बताया ना, ऊंचा नीचा। यहाँ पे चोटियां नहीं होती, लेकिन ऊंच नीच बहुत होती है। समझ रहे हो? देखो पठार का फोटो देखो, झरना गिर रहा है देखो इस पठार से, है ना। इस तरह कहाँ मिलेगा तुम्हें? एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एमपी में, महाराष्ट्र में तुम्हें ऐसी बहुत जमीन मिलेगी, वहां पे तुम्हें बहुत क्या मिलेगी इस तरह की वो। अब भारत के रेगिस्तान देखो, रेगिस्तान का चित्र इसमें देखो, और वैसे भी तुमने बहुत सारी पिक्चरों में, वीडियोस में, इन सब में तो देखा ही होगा। हीरो हीरोइन उसके अंदर जाते हैं, ऊंट उसके अंदर चलता है ना, ये सब तो तुमने देखा ही है। अच्छा, ये कहाँ पे है? भारत के रेगिस्तान कहाँ पे है? तो भारत के पश्चिमी किनारे पर थार का रेगिस्तान है। का भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार। अब हमें तो पता है गाड़ी है थार, तो बेटा गाड़ी का नाम जो थार लिया गया है वो भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान थार से लिया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। इस क्षेत्र में हर वर्ष 150 मीटर से अधिक कम वर्षा होती है। मतलब बेटा रेगिस्तान वो क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई पेड़ नहीं है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, और वहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ती है। कितनी कम पड़ती है? 150 मीटर से भी कम। 150 मीटर मतलब बारिश को बेटा मीटर मिलीमीटर में नापते हैं, मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर में नापते हैं। और वो छोड़ो कैसे नापते हैं उसको मैं कभी और तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इतना समझो कि पेपर में क्या लिखना है? 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। क्या? 150। हाँ, और यहाँ की जलवायु क्या है? शुष्क। शुष्क मतलब बहुत सूखी। सूखी मतलब कैसी हवाएं चलती हैं? गर्म, लू वाली हवाएं चलती हैं। कैसी? लू वाली हवाएं चलती हैं, ठीक है।
हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे अब कुछ दिन में गर्मी आने वाली है, फिर तुम्हें पता है क्या होगा, हाई गर्मी, उप गर्मी, बिना पंखे का छोड़ो, यहाँ पे एसी में बैठने में आदमी सोचता है ना। और आदमी 2-2 बार 3-3 बार नहाता है और ठंडा पानी ठोकता ही चला जाता है। अब तो पता नहीं पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीता ही नहीं कोई पीता है ना। बहुत याद रहे तो पी लिया, नहीं तो भूल गए आदमी को, नहीं मैंने पानी नहीं पिया पूरे दिन में। होता है ना सर्दी में तो भाई बहुत कम पानी पीते हैं। हम हाँ, ठीक है। अब बेटा तटीय मैदान क्या होते हैं? तटीय मैदान का मतलब होता है बेटा भारत के वो मैदान जो कि नदी किनारे, नदियों के किनारे, और ये बहुत उपजाऊ होते हैं। क्यों बेटा? नदी हमारे साथ अपने साथ क्या लेकर आती है? बढ़िया बढ़िया मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ। तो नदी किनारे हमेशा कैसी खेती होती है? बढ़िया खेती होती है। इसलिए तुमने देखा होगा नदी किनारे ही हमारी सारी ज्यादातर संस्कृति कहाँ बनी है? नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है, इसलिए हम नदियों को भी पूछते हैं। गंगा को हम पूछते हैं ना, और बंटवारे से पहले सिंधु नदी को ही पूछते थे, और वो तो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है। बेचारी। द्वीप समूह क्या होता है बेटा? देखो फोटो, ऐसे द्वीप जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित हो। श्रीलंका को तुम एक द्वीप कह सकते हो, लेकिन आज वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। भारत में कौन है? अंडमान और निकोबार। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो। या अपवाह, लेकिन इसे अफवाह मत समझ लेना। ठीक है बेटा। ये जो अपवाह है, ये है क्या? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं रिवीजन क्लास में। देखो देखो, कैमरामैन फोकस करो बिना घुमाए। ये क्या? अपवाह। अपवाह शब्द का मतलब ये नदी के तंत्र, मतलब नदी बह रही है क्या, नदी के बहने को, नदी के तंत्र को, नदी के सिस्टम को हम अपवाह बोलते हैं। अब गंगा नदी, सिंधु नदी, है ना, और ऐसी कितनी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज समझो, नदी बहती क्यों है? क्या? क्योंकि बेटा नदी का जो ढलान है, हमारा भारत ऊपर से कैसे है? अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एक तरफ पहाड़, एक तरफ है मैदान। क्या है? तो पहाड़ है ऊंचाई, मैदान है नीचाई। तुम पहाड़ों से निकलती है नदियां और मैदानों में बहती हैं, और सीधा बहती हुई एंड में जाके सारी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती बेटा, सब अलग अलग जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के सागर में जाकर कोई मध्य प्रदेश की नदी में जाती है। पढ़ाने के बाद भी तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। ये रही। बेटा ऐसे डॉक्टर बनोगे क्या? सुनो पहले मुझे, फिर जवाब देना। देखो अब बेटा मैंने तुमको एक चीज समझाई थी, वो चीज इसके अंदर है नहीं, वो चीज मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ। वो क्या है कि एक होता है जल चक्र। जल चक्र समझ रहे हो ना? ये पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, बादल बनता है, वो बादल बरसता है तो पानी गिरता है, वो नदियों में भी गिरता है, झील में भी गिरता है। ठीक है, और वही पानी हमारी नदियों से नीचे पहुंच जाता है। अब हिमालय पर्वत में कोई टंकी तो लगाने रखी भगवान ने, जो लगातार उसमें पानी निकल रहा है। बेटा यही वाष्पीकरण होकर हमारे हिमालय के ऊपर बर्फ के रूप में जम जाता है, ग्लेशियर के रूप में जम जाता है, और वही पिघलते हैं और हमारी नदियों में पानी आता है। लेकिन हमारी गर्मी बढ़ रही है तो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और नदियों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई। और गर्मी बढ़ने के कारण क्या है? प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अब प्रदूषण क्यों हो रहा है तुम जानते हो, कई कारण है इसके प्रदूषण होने के, वो तुम जानते हो। ठीक, तो हमारी गलती से क्या हो रहा है? हमारी नदियां समाप्त हो रही हैं और ये पानी जाके समुद्र में मिले जा रहा है, समुद्र बढ़े जा रहा है। क्या हो रहा है? तो वो देश जो समुद्र के किनारे हैं वो क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। और ये चलता रहेगा। और हमारी अगर नदियों में पानी खत्म हो गया तो हमारे बहुत बड़ी जनसंख्या को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या पीने के लिए, खाने के लिए और खेती के लिए नदियों पे डिपेंड रहती है। ये भैया जमुना भी तो सागर को गंदी करती है। जमुना सागर को गंदा नहीं करती, हम नदी को गंदा करते हैं। बेटा नदी की क्या गलती है? तुम उसके अंदर प्लास्टिक डाल रहे हो, तुम उसके अंदर अपनी नालियां जोड़ रहे हो, घर की गंदगी डाल रहे हो, तो उसमें नदी की गलती क्या है? तो गलती तो हमारी है ना, समझ गए? वो तो नदी का प्रदूषण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझ गए नदी कैसे बहती है, कहाँ से आती है, वो पानी आ कहाँ से रहे हैं, हम समझ गए। अगला देखो हिमालय की नदियां। बेटा वो नदियां जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती हो उसे हिमालय की नदियां कहते हैं। सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी बेटा जिसका ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में बहता है, और ये कहाँ पर जाके मिलती है? ये बेटा कराची शहर में जाकर सागर में मिल जाती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। पहले ये सारा बेटा भारत का हिस्सा था, तो ये भारत की ही नदी थी। ये भी उतनी ही पवित्र नदी थी जैसे कि हमारी गंगा नदी है। क्यों? हमारे भारत की पुरानी सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसी घाटी के आसपास पनपी। और नदी के किनारे क्यों होता था बेटा? लोग क्यों रहते थे नदी किनारे? क्योंकि वहां लगातार पानी मिलता है, नदी किनारे अच्छी खेती हो सकती है। ठीक है, जहाँ पानी है वहीं तो जीवन है, क्योंकि जल ही तो क्या है? रेगिस्तान में मिलेंगे तुम्हें लोग रहते हुए, ये नदी किनारे मिलेंगे। हाँ, नदी किनारे। ठीक है, अगला देखो सिंधु नदी का तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत से निकलती है। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की तरफ से बहती हुई है नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ घुसती है? इंडिया में। इंडिया में ये लद्दाख में आती है। कहाँ आती है? लद्दाख में आती है। उसके बाद बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, बड़ी सुंदर है। कई इलाकों से होती हुई कई इलाकों से होती हुई सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होकर बहती है। अब बलूचिस्तान, गिलगिट ये सब हमारे देश के हिस्से है ही नहीं, थे पहले।
लेकिन जब बाद में कलेश हुआ, लड़ाई हुई, बंटवारा हुआ, उस चक्कर में ये कुछ और देश बन गया, है ना। वो हमारा भारत देश घोषित नहीं तो टोटल हमारा ही देश था। तो तिब्बत भी क्या था, हमारे देश के अंदर ही आता था, चीन ने कब्जा किया। ठीक है बेटा, अगला देखो बेटा, इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये सहायक नदी नहीं है, साथ में बहने वाली नदियां हैं पंजाब की, इसलिए बेटा पंजाब को पंजाब कहते हैं। सहायक मतलब नदी तो पांच, मंसूर आप मतलब नदी, जिस जगह में 5 नदियां बहती हो, जिस जगह में 5 नदियां जिस जगह बहती हैं उसको बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। जहां पर 2 नदियां बहती हो दोआब, यही तो बोलेंगे दोआब। समझ गए मेरी बात? अगला देखो, तो अगला ये जाकर पाकिस्तान में मिठानकोट से नजदीक सिंधु नदी में मिलती है। इस पश्चात नदी दक्षिण की ओर बहती है। अब ये तंत्र कहाँ बह रहा है? सारा का सारा पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। कहाँ बह रहा है? पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। ये बेटा नदी कितनी किलोमीटर लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। क्या है? 2009 संसार की लंबी नदी। हाँ, इस संसार की लंबी नदियों में से एक है। क्या है? लंबी नदियों में से एक है। अब बेटा हम एक दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं, गंगा नदी। वो है माँ गंगा नदी। क्यों? हमारा जन्म जब हुआ तो हमको सिंधु तो देखने को मिली नहीं, लेकिन गंगा देखने को मिली। ठीक है, तो गंगा नदी की बात करें तो बेटा इसको हम भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पुराने के हिसाब से इसको धरती पर लाने वाले कौन थे? राजा भागीरथ। भागीरथी का मतलब है जिस गंगा को भागीरथ लाए। ठीक है, अगला देखो, ये कहां से निकलती है बेटा? गंगोत्री। कहां से? गंगोत्री। अलकनंदा और देवप्रयाग में जाकर मिलती है। हरिद्वार के निकट गंगा पर्वत के हिस्से को मैदान में आती है। तो मतलब हरिद्वार में क्या है? ये पहली बार मैदान में उतरती है। इससे पहले सारा क्या? पहाड़ी क्षेत्र। अगर कोई तुम में से ऋषिकेश गया, तुमने देखा होगा ऋषिकेश में क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, और गंगा नदी नीचे की तरफ दिखाई देती है, नीचे बहती हुई दिखाई देती है। जब तुम ऊपर सड़क पर चलते हो तो गंगा नदी तुम्हें कहां बहती हुई दिखाई देती है? लेकिन हरिद्वार में तुम्हें नीचे बहती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल बराबर में। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार पहाड़ नहीं है, हरिद्वार क्या है? सपाट मैदान है। क्या है? कुछ पहाड़ियां वहां पर है छोटी मोटी, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम नहीं है जैसे कि पहले है। ठीक है बेटा, ये देखो देवप्रयाग का फोटो है। देवप्रयाग देखो, जहां पर इसको गंगा नदी बोलते हैं। इससे पहले भागीरथी कहलाती है अलकनंदा से मिलने से पहले। किस नदी से मिलकर ये गंगा हो जाती है? अलकनंदा। किससे? अलकनंदा। बेटा गंगा जिस राज्य से होकर गुजरती है उसी जगह को गंगा, कोई ना कोई वहां पे बड़ी जगह है, कोई ना कोई धार्मिक जगह है जिसकी वजह से उसे जानते हैं। जैसे बनारस, जैसे पटना, जैसे प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद। लखनऊ में गंगा नहीं है बेटा। सॉरी, वो मुंबई में भी गंगा नहीं है। ऐसे तुम चुप हो जाओ, अपनी ज्योग्राफी अपने पास रखना। मध्य प्रदेश में भी गंगा नहीं है। महाराष्ट्र में भी नहीं है। है क्या? आंध्र प्रदेश। सॉरी, आंध्र प्रदेश भी नहीं। जो है जिसमें तुमको अभी राज्य बताया, जितने राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य क्या? मैंने तुमको शहरों के नाम बताए, ज्यादातर तो यूपी में बहती है। ठीक, गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है इसको, 2500 किलोमीटर। इसको कभी भी भूलना नहीं, इसे कभी भूलना नहीं। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अरब सागर से मिल जाती है बंगाल। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ये नदी बेटा, ये भी मानसरोवर झील के पूर्व से सिंधु नदी के साथ जो उसी का स्रोत है। सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है, भी वहीं से तिब्बत से निकलती है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखो। हाँ, ज्यादातर तो ये भारत में बहती है। क्या? ज्यादातर तो ये भारत में बहती है। ठीक है, तो ज्यादा बेटा पानी भी ये भारत को ही देता है। तो इसका निकासी चीन में, चीन इसे कंट्रोल करता है। तिब्बत तो चीन के अंदर है, लेकिन बेटा इसके अंदर ज्यादातर पानी जो है भारत को ही मिलता है। ठीक है, तिब्बत एक शुष्क तथा ठंडी जगह है। कैसी जगह है? ठंडी जगह है। नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। जो ब्रह्मपुत्र बेटा तिब्बत से निकलती है तो बड़ी छोटी सी नदी है। क्या है? लेकिन जब बेटा भारत में एंटर करती है तो भारत की कई नदियां इसमें मिल जाती हैं। भारत के अंदर वर्षा भी होती है, तिब्बत में होती नहीं है ना। तो भारत के अंदर बेटा बहुत सारे जल स्रोत मिलने के बाद क्या हो जाता है? बहुत बड़ी नदी बन जाती है, बहुत बड़ी नदी बन जाती है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये हर बार इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? हर साल वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज बारिश होती है, क्या हो जाती है? बहुत तेज बारिश हो जाती है तो कई जगह पे बड़ा नुकसान करती है। जैसे असम में और बांग्लादेश में क्या करती है? बहुत नुकसान करती है। क्या करती है? बहुत नुकसान करती है। बेटा इस बात को ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र के बारे में इस बात को याद रखना। अगला देखो, प्रायद्वीपीय नदी। क्या? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीप मतलब जो नदी छोटे सिस्टम वाली नदियां, जैसे कि मध्य प्रदेश में बहने वाली, महाराष्ट्र में बहने वाली छोटे सिस्टम वाली नदियां, जो कि नीचे हिमालय को नहीं, प्रायद्वीप से बहती है, नीचे की तरफ की पहाड़ी श्रृंखलाओं से बहती हैं। ठीक है, उनके बारे में जल्दी जल्दी शॉर्टकट में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा नर्मदा द्रोणी। क्या? नर्मदा द्रोणी। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा भी हमारे लिए इतनी पूज्य नदी जैसे कि गंगा नदी है। ठीक है, ये निकलती है बेटा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ये मैंने पहले भी समझाया, फिर बता रहा हूँ। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक, यह नदी जब समुद्र तक पहुंचती है उसके बीच में इसके भी बड़े सुंदर सुंदर नजारे। क्या है? बड़े सुंदर सुंदर नजारे। लोग बेटा नर्मदा नदी को माँ की तरह पूजते भी हैं, इसकी परिक्रमा भी करते हैं। क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा भी करते हैं। उसके किनारे बेटा बहुत ज्यादा
क्या है, बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह बने हुए हैं। ठीक, एक तो ऐसी जगह से होकर ये गुजरती है, कहाँ से, संगमरमर के शहरों में ये नदी गहरे गर्जन से होकर गुजरती है। कहाँ, जबलपुर में। जब ये जबलपुर से निकलती है तो इतनी तेज निकलती है, इतनी तेज निकलती है कि लोग उसको देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, उसकी आवाज सुन के डर जाते हैं। अगर तुम उसमें गलती से गिर जाओ तो तुम्हारा क्या होगा, मिलोगे भी नहीं, कहाँ गए। इसे क्या बोलते हैं, धुआंधार बहती है। कैसे बहती है, किताब में लिखा हुआ है शब्द, धुआंधार प्रताप से बहती है। क्या, धुआंधार प्रताप से रहती है। नदियां इसके अंदर इसकी सहायक नदियों के साथ की तरह बह मिलती है। ठीक, अच्छा वैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है बेटा, गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना। यमुना और गंगा का मिलन कहाँ होता है, गंडक कोशी। हाँ, अब बताओ बेटा कहाँ जाके मिलती है गंगा यमुना से, प्रयागराज में। इसको हम संगम बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। उनका ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर का नाम है गोमुख। हाँ ग्लेशियर गोमुख। अरे वो तो वहां से निकलती है बेटा, तुम तो रहने दो, कमेंट्री पास मत करो, तेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही हो। वीडियो बनाने वाले लड़का तो मुंह रखा है, तो भैया पकड़ लो, बेटा पकड़ के वीडियो बना। देखो अगला क्या है, ये भी बेटा मध्य प्रदेश निकलती है। कहाँ से, बैतूल जिला से। कहाँ से, बैतूल। हाँ, और इसमें जिन पहाड़ी श्रृंखला से निकलते हैं उसका नाम है सतपुड़ा। क्या, सतपुड़ा से होकर निकलती है। बहुत छोटी लंबाई की नदी है। क्या है, बहुत छोटी लंबाई की नदी है। थोड़ा सा हिस्सा गुजरात से होकर, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुजरता है और अरब महासागर में जाकर ये मिल जाती है। अगली है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप में, नीचे सबसे बड़ी नदी है। क्या, टोटल 1500 किलोमीटर बहती है। कितनी, 1500। निकलती है नासिक से। कहाँ से निकलती है, नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिक जिले से निकलती है। बेटा इस नदी को भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसकी बड़ी पूजन अर्चन होती है। इसको भी हम बेटा महाभारत काल से और रामायण काल से जोड़ कर देखते हैं। इतनी दूर की कहानियां है इसकी। कभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वगैरह जाओगे, नासिक में ही है, तब इस नदी के दर्शन करना। ठीक है, देखना कितनी पूजन अर्चन होती है इसकी। इसकी बेटा कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि मांजरा, बेनगंगा। ये आसान है, बेनगंगा याद करना। एक है बेनगंगा और एक, ठीक है बेटा, गोदावरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में। और उड़ीसा में थोड़ी भाग इसका उड़ीसा में बहता है। टोटल किलोमीटर 860। कितने, 860। इंपॉर्टेंट बात, कृष्णा द्रोणी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वरम से। महाबलेश्वरम से टोटल 1400 किलोमीटर। कितनी, 1400 किलोमीटर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से। टोटल 760 किलोमीटर। कितनी, 760 किलोमीटर। इस बात को याद कर लेना। अच्छा बेटा झील क्या होती है, झील जल्दी सुनो बेटा। झील होती है ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा पानी रहता है, और लेकिन वो कैसा होता है, ठहरा हुआ पानी। उसमें मोटर से नहीं भरते, वो बारिश से नहीं बनती। वो झीलें पानी से बनती है लेकिन वो सूख जाती है। कुछ झीलें होती है उसमें नेचुरल नीचे से हमेशा पानी रहता है, गर्मी हो या सर्दी। तो बेटा भारत की सबसे बड़ी झील है डल झील। कौन सी, डल झील। ये कहाँ पे, कश्मीर में, श्रीनगर में। ठीक है, और सर्दियों में ये बिल्कुल जम जाती है। और जब ये नहीं जमती तो इसके ऊपर बेटा एक नाव चलती है, शिकारा। कौन सी, बड़ी फेमस है। लोग वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं कश्मीरी कपड़े पहन के। ठीक है बेटा, और तुम्हें पता है लद्दाख के अंदर भी कौन सी है, पैंगोंग झील। कौन सी, पैंगोंग। ठीक है, और हमारी एक झील और है, कहाँ है, मानसरोवर, कैलाश पर्वत के पास। कौन सी, मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर पर्वत के वहाँ, कैलाश पर्वत के पास। अरे पैंगोंग है, ये तो तुमने देखी होगी 3 इडियट में। 3 इडियट में देखी, जिस झील के किनारे वो प्लेन उड़ा होता है, वो 3 इडियट मिलते हैं, है ना, वो पैंगोंग झील का है। वहीं पे बेटा हमारी और वो चीनी सैनिकों की हमेशा लड़प होती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना हिस्सा समझते हैं हर चीज को, है ना। अच्छा देखो, नदियों का अर्थव्यवस्था में योगदान। बेटा नदियां जो है इस भारत को पैसा भी देती हैं, इकोनॉमिक्स भी चलाती है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार क्यों है, गंगा की वजह से तो है। अगर हमारी गंगा नदी वहां नहीं होती या वो सूख जाए तो कौन जाएगा वहाँ, हरिद्वार। कोई भी नहीं। जो वहाँ इतने होटल खुले हुए हैं, इतने ढाबे चल रहे हैं, इतनी दुकानें चल रही है, वहां कोई जाएगा, उन लोगों का क्या होगा, बेकार हो जाएंगे ना वो। तो वहाँ क्यों चल रहा है सब कुछ, गंगा नदी की वजह से। तो गंगा नदी क्या बेटा पैसा नहीं देती देश को, बहुत पैसा देती है। अगले देखो नदी का प्रदूषण। तुम्हें पता है भैया नदी का प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी गंदगी, अपनी फैक्ट्रियों की गंदगी, ये सारी चीजें नदियों में फैल देते हैं। किसकी गलती है, हमारी। हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सारा कूड़ा पहले अलग करना चाहिए, पानी को साफ करके उसके बाद उन नदियों में डालना चाहिए। गंदा पानी उसके अंदर बिना साफ किए नहीं डालना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें वायु, बड़ा आसान है, जल और वायु। ठीक है, तो बेटा ऐसा नाम देता, किस जगह की जलवायु कैसी होती है, इसका आकलन कैसे करते हैं बेटा। देखो दिल्ली है, दिल्ली में अभी क्या ठंड, अब ठंड जा रही है, फिर कभी क्या होती है बड़ी गर्मी, क्या होती है बड़ी गर्मी होती है। बेटा शोर मत करो प्लीज, मैं कर दूंगा सर। ठीक है प्लीज, मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज है ना, बाहर कर लेना जो सारी। ठीक ठीक, अब इस दिल्ली में क्या है, सर्दी जा रही है, अब आने में क्या होगा, बड़ी गर्मी होगी। अब कोई बाहर का आदमी दिल्ली में आए पहली बार गर्मी के टाइम में तो क्या बोलेगा, दिल्ली में तो बड़ी गर्मी होती है। और कोई बाहर का आदमी एकदम सर्दी के टाइम में आया दिसंबर में तो क्या कहेगा, यार दिल्ली में बड़ी सर्दी होती है। बरसात के टाइम में आया तो कहेगा दिल्ली में बहुत बारिश होती है, बड़ी बारिश होती है।
है ना। और अक्टूबर में आ जाए तो बोलेगा दिल्ली का मौसम बहुत बढ़िया, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, जैसे अभी हो रहा है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी का बड़ा बढ़िया मौसम है। ठीक है, तो क्या क्या वो सच है? नहीं, क्योंकि बेटा दिल्ली का मौसम तो बदलता रहता है, कोई एक मौसम है ही नहीं। अगर गर्मी में जो यहाँ से घूम के गया है वो बाहर जाके क्या बताएगा, वहां तो बड़ी गर्मी होती है मत जाइए, या बंदा आके क्या बोलेगा नहीं यहाँ तो बड़ी सर्दी होती है मत जाइए। ठीक है, लेकिन असलियत क्या है कि बेटा यहाँ का मौसम बदलता है। क्या यहाँ का मौसम बदलता रहता है। तो किसी जगह पर किसी स्थान पर 30 वर्षों में, कितना 30 वर्षों में, जब मेरे पे फोकस किया ना, कभी इन पे भी कर दिया, हाँ कर रहा, अभी भी वैसे ही कर जब रहा है। 30 वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में उस जगह पर देखते हैं कि भैया क्या टोटल उसकी वैरायटी रही है, तो उसी को वहां की हम जलवायु कह देते हैं। वहां की क्या कहते हैं? जल और वायु कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा ऐसा होता क्यों है कि दिल्ली में ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, और मुंबई की तरफ चले जाओ बारिश बहुत पड़ती है लेकिन ठंड इतनी नहीं पड़ती, इतनी ठंड नहीं होती वहां पे कभी भी। ठीक है, अब तुम कश्मीर में चले जाओ तो क्या होता है, वहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहां ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो यहाँ क्यों नहीं पड़ती? बेटा ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कोई जगह किस ऊंचाई पे है, किस निचाई पे है, पहाड़ों के पास है या समुद्र के पास है या नदी के पास है, जंगल है आसपास या रेगिस्तान है। तो इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है, तब जाके एक जगह का जलवायु बनती है या मौसम बनता है। पूछो। जैसे ऊपर से ओले गिरते तो वो कैसे गिरते ऊपर, वैसे तो बारिश होती है। बेटा ओले गिरना, बर्फ गिरना, बारिश गिरना, तीनों एक ही चीज है। ठीक, जैसे कि पानी जब फ्रिज में रखो ठंडा करो क्या बर्फ बनाओ, है तो पानी ही ना। तो बेटा जिस हिसाब से ऊपर जब ठंड ज्यादा हो जाए तो जम के नीचे गिरता है, समझ गया, तो ओला हो जाता है ना। और जब सब जगह टेम्परेचर सब नीचे ऊपर दोनों तरफ ठंड होती है तो बर्फ बन के गिरता है। ठीक, और जब नीचे ऊपर दोनों तरफ टेम्परेचर में गर्मी होती है तो पानी बन के गिरता है। बात वही है, गिरता पानी है, जम के गिर जाए तो बर्फ, और ना जम के गिरे तो पानी। समझ गए। अब बर्फ भी दो तरह की होती है, तो सॉलिड बर्फ जो टूटे, और एक होती है ऐसी बर्फ जो भुरभुरी बर्फ होती है। फ्रीज में एक बर्फ होती है सॉलिड बर्फ जो तुम जमाते हो, और एक साइड वाली बर्फ होती है, वो कैसी होती है, वो वाली बर्फ होती है जो गिरती है। और जो सॉलिड बर्फ होती है वो तो ओला, और सर पे पड़े तो बन जाए टोला, मरी जाएगा वरना उससे। ठीक है। पता नहीं ओले से कौन मरा है, मैंने देखा नहीं कभी, पर लगता बड़ा तेज है ना। एक और चीज बेटा, वायु की दबाव। अच्छा एक चीज समझ लो, तुम्हारी सारी दिक्कत ही हल हो जाएगी। इस चैप्टर को पूरा ही खत्म करने का एक तरीका है, गर्म हवा ठंडी हवा। जब बेटा हवा, जो भी चीज गर्म होती है, जो भी चीज वो हल्की हो जाती है, क्या हो जाती है, और वो ऊपर चलने लगती है, और ठंडी भारी होने की वजह से नीचे। ठीक, जब बेटा धूप पड़ती है तो धरती गर्म हो जाती है। ठीक है, अब जब धरती गर्म हो जाती है तो धरती के उस साथ बहने वाली हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, वो गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, क्या होती है, ऊपर उठती है। अब वो ठंडे होने जाना चाहिए, कहीं ठंडी होगी तो कहाँ जाती है, सागर के पास। सागर क्या है, समुद्र के पास। सागर कोई दुकान वाला नहीं है जहाँ चली जाती है, सागर के पास जाती है, मतलब समुद्र के पास जाती है, ताकि वहां से ठंडी हो सके। तो जाने के लिए क्या होगा, चलना पड़ेगा उसे, तो क्या होती है, गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। तो गर्म हवा कहाँ से चलेगी, जमीन से, पठार से, और वहां से समुद्र की तरफ चलती है, और ठंडी हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, चलती है। ठीक, अब तुम बोलोगे हम तो नहीं मानते कि गर्म ठंड वो हो जाता है, हल्का हो जाता है और ठंडा भारी हो जाता है। तो कभी बाल्टी में पानी गर्म करते हो रोड से, तो कभी देखना ऊपर का पानी गर्म और नीचे हाथ डालते हो ठंडा ठंडा, बाल्टी के नीचे ठंडा, देखा कभी, नीचे ठंडा रह जाता है, नहीं देखा। घर में काम नहीं करते, इसका मतलब निकम्मे हो है। तो घर में थोड़ा बेटा काम करना सीखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब तुम पानी गर्म करोगे तो देखना कई बार क्या होता है, ऊपर का पानी गरम नीचे का ठंडा हो जाता है, मिलाते हो तो पूरी बाल्टी ठंडी निकलती है। तुम फिर क्या बोलते हो, मम्मी ठंडा पानी दे दिया यार। हो रहा कभी हुआ किसी के साथ? ठीक है, तो बेटा जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, और ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे रहता है। समझ गए इस बात को? तो इसी तरह से हवा है। और जब तुम खाना गर्म करते हो तो तुम्हें यहाँ तक खुशबू आती है ना, ठंडे की आती है? नहीं आती। ठंडे क्यों नहीं आती?
ठंडी इसलिए नहीं होती विसरण की वजह से। क्योंकि बेटा वो ठंडी होती है, ठंडी ठंडी जो उसके कण है वो वहीं बैठे रहते हैं, विसरण की हमारे वजह नाक तक नहीं आते, लेकिन जैसे ही गर्म हो जाते हैं वो सही तरफ घूमने लगते हैं, जैसे कि भागने लगते हैं। ठंडे साइंस में भैया उसे विसरण कहते हैं ना। क्या बन रहा है। वो हमारी तरफ पहुंच जाता है, हम क्या करते हैं फिर सुनते हैं कुछ बढ़िया खाना बन रहा है ना, खुशबू आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, एक और चीज देखो इस तरफ, यहाँ क्या लिखा है, फोन मत घुमाओ, मैं नहीं घुमाऊंगा। फोन नहीं घुमाया। ये क्या है, जेट की धारा है। क्या है, जेट की जेट की धारा। धारा है। तकरीबन 27 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जेट धाराएं कहते हैं। भारत में जेट धाराएं गर्म की, जेट की दोपहरी का मतलब होता है जब बड़ी गर्म लू चलती है। क्या चलती है, बड़ी गर्म लू चलती है, इसको बोलते हैं जेट की दोपहरी। जेट की दोपहरी समझ लो, बिल्कुल मई जून की गंदी गर्मी और एकदम सर पे सूरज, जब बिल्कुल धुआं निकल जाए तुम्हारा 2 मिनट अगर तुम बाहर निकल जाओ तो, है ना। जब आदमी बाहर जाए तो किरण पोलार्ड बन जाए, घर में आए तो मम्मी पूछे तू कौन। 15 अगस्त पे होता है ये। अच्छा, भारत का मानसून, मानसून का मतलब होता है बेटा बारिश। कब आती है हमारे यहाँ पे मानसून, कब आती है भारत में? जून जुलाई में। जून जुलाई में, जून जुलाई में बारिश होने लगती है, जुलाई में आने लगती है, अगस्त, है ना। ऐसे बोलते हैं कि जून जुलाई में बोलते हैं, लेकिन जून में तो, मई जून में तो बहुत गंदी गर्मी पड़ती है भाई। जून में तो कोई बारिश नहीं दिखती, जुलाई में कुछ कुछ बारिश एंड में होने लगती है, फिर अगस्त में अच्छे से बारिश होती है, सितंबर में धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है ना। लेकिन अगस्त क्या है, पूरा बारिश का महीना है। कई बार तो 15 अगस्त में बारिश हो जाती है, है ना। गर्मी में मैं तो भैया ड्रम में ही घुस जाता था। ठीक है। अब बेटा जो भारत का मानसून जो है, भारत का जो मानसून है बेटा, ये मानसून आना, ये बारिश के ऋतु आना, ये सब बेटा बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पर पर्वत है। जहाँ पर ज्यादा पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बेटा हवा जो है बादलों को अपने साथ भागे ले आ नहीं पाती। क्यों? पर्वत रोक देते हैं। क्या रोक देते हैं? पर्वत रोक देते हैं। पर्वत के रुकने से पानी वहीं बरस जाता है। कई बार बेटा बादल फंस जाते हैं और बादल फट जाते हैं। बादल का फटना क्या है कि बादल का सारा पानी एक साथ गिर जाना। बरसता है धीरे धीरे, लेकिन जब पानी एक साथ गिर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बादल फट जाना। केदारनाथ में फटा था ना 2013 में, तो क्या हुआ था? मूवी बनी थी केदारनाथ, क्या हुआ था? कितनी तगड़ी बाढ़ आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा पहाड़ी क्षेत्र में वो दबाव ऐसा बनता है, बादल जमा हो जाते हैं, उस चक्कर में बादल फट जाते हैं। तो उत्तराखंड में तुम्हें हर बार मौसम में बारिश के टाइम में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा बादल फट गया। तो बादल फटना ही नहीं होता कि बादल में धमाका हो गया। बादल फटने का मतलब है बादल एकदम से अपना पूरा पानी छोड़ देता है। और बेटा एकदम से अब तुम प्रेशर से पानी छोड़ोगे तो क्या होगा? नीचे सब तबाही हो जाती है। यही तो होता है। बस इस बात को बेटा याद रखना। ऋतु का मतलब क्या होता है? ऋतु का मतलब होता है बेटा मौसम। क्या? मौसम। अब ये कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु, ठंड का मौसम। फिर क्या चलेगी? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। फिर क्या चलेगी? मानसून, मतलब वर्षा ऋतु। मतलब कैसी ऋतु चलेगी? वर्षा ऋतु। तो बेटा ये ऋतु है हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। हमारी भारत के ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग फसलें उगती हैं। अलग देखा नहीं है, सीजन में अलग अलग फल आते हैं। गर्मी में क्या दिखेगा तुम्हें? आम। सर्दी में दिखता है? सर्दी में आम नहीं, खुले आम नहीं मिलता। लेकिन गर्मी में कैसे मिलेगा? खुले आम, लंगड़ा आम, मोटा आम, छोटा आम, मोटा वाला आम, लीची। मतलब कई ऐसे फल है तो गर्मी में दिखेंगे, लेकिन सर्दी में तो वो दिखाई नहीं देता। और बेटा बारिश बहुत जरूरी है, तुमको पता ही है ना। और बेटा तुम्हें मैंने बता दिया कि पर्वतों का क्या रोल है बारिश को रोकने में। ठीक है। अच्छा, बारिश का वितरण का क्या मतलब है? देखो भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, कितनी, और कई ऐसी जहाँ पे मीडियम बारिश होती है, और कई ऐसी जगह है जो बारिश देखने को तरस जाते हैं। क्या बारिश? चैप्टर का नाम प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक बेटा। अब देखो ये प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब होता है बेटा नेचर, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं ना। बिल्डिंग नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग तो हमने बनाई है, वो चीजें जो इंसान ने नहीं बनाई। नदियां हमने नहीं बनाई, पहाड़ हमने नहीं बनाए, ठीक है, जानवर हमने नहीं बनाए, है ना। ये सारी चीजें क्या है? प्रकृति। किसने बनाई है? दुनिया में दुनिया बनाने वाले ने बनाई है। और कौन है दुनिया बनाने वाला? भगवान। सबकी नजर में अलग है। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भाई गुरु कहता है। अब जो भी है सबका अपना अपना सच है। हम किसी को झूठ नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ही सच है।
ठीक है, तो इस बहस में ना पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। देखो बेटा, भारत विश्व में प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों के अंदर है। ये जैव विविधता क्या है बेटा? जैव विविधता का मतलब है जहां पर बहुत प्रकार के प्राणी मिलते हैं, बहुत प्रकार के जानवर मिलते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो भारत उनमें से एक है। दुनिया में ऐसे 12 देश हैं, कैसे? जिनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी, जिनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी, उनमें से एक भारत भी है। तो भारत के अंदर जानवरों की क्या है? बहुत अहमियत है, पेड़ों की क्या है? बहुत अहमियत है। वैरायटी है ना। और भारत के अंदर तो मौसम की बड़ी वैरायटी है, कहीं ठंड कहीं गर्मी, है ना। हमारा भारत कैसा है? बर्फ देखनी है मिल जाएगी, रेगिस्तान देखना है, समुद्र देखना है, नदी देखनी है, झील देखनी है, ये सब देखना है, वो मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है बाहर के देश वाले तो ऐसे होते हैं, हमारे देश में तो गर्मी गर्मी पड़ती है, सर्दी देखनी नहीं। और हमारा भारत कैसा है कि सर्दी देखनी है तो गर्मी देखनी है, तो बर्फ देखनी है, तो बारिश देखनी है, तो पहाड़ देखने हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। बेटा एक कैसी दोस्ती है जो अभी खत्म नहीं हो पा रही है, बाहर पूरी नहीं हो पाएगी। तो तुम्हारी बात गलत है नहीं है, मुझे क्यों मजबूर करते हो तुम्हें पीटने? बेटा ये दोस्ती बाहर भी तो निभाई जा सकती है, टाइम नहीं मिलता क्या? तो बेटा एक काम करता हूँ, तुम दोनों को बाहर बिठा देता। बेटा वीडियो पॉज। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, भारत की जलवायु ही ऐसी है, भारत की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पर लोग पनपते हैं। बहुत वैरायटी यहाँ क्यों होती है? क्योंकि भारत की जलवायु ही ऐसी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत विविधता है। बेटा यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे ठंड भी है, तो यहाँ गर्मी भी है ना। बस तो इसलिए बेटा यहाँ पे बहुत वैरायटी है, यहाँ पे बहुत वैरायटी है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, वनस्पति के प्रकार। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। ये भी बहुत तरह की है, हमारे पास बहुत वैरायटी का पौधा है, तो बहुत वैरायटी के फल भी उगते हैं, बहुत वैरायटी के जंगल भी हैं। तो हमारा देश क्या है? फुल ऑफ वैरायटी। क्या है? फुल ऑफ वैरायटी। वैरायटी को हिंदी में कहते हैं विविधता। क्या कहते हैं? विविधता। बेटा सबसे पहला जंगल का प्रकार होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। याद करना पड़ेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या? वर्षावन। यह वन पश्चिम घाटों से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु के तट पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये उन क्षेत्रों में भली बाजी है जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। वर्षावन मतलब जहां पर बारिश अच्छी मात्रा में हो। और ये कहां पर होंगे? जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी मात्रा में होती है। क्या? जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी मात्रा में होती है, समझ गए? अच्छा, इन जंगलों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व, मतलब ऐसी कौन सी लकड़ी, ऐसा कौन सा सामान, ऐसा कौन सा पेड़ वहां उगता है जिससे कि बहुत कमाई होती है? क्या होती है? चंदन की लकड़ी। तो सबसे पहला क्या है? रबड़, सिकोना, ठीक है, हाँ, ये सारी महोनी, रोजवुड, ठीक है बेटा, ये सारी लकड़ियां वहां पे मिलती हैं, है ना। जानवर कौन कौन से मिलते हैं ऐसे जंगलों में, वर्षावनों में? जानवर कौन कौन से मिलते हैं तुम्हें छोड़ के? तो पहला जानवर है हाथी। चुप, पहला है बंदर। बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। देखो ऐसे बंदरों की तरह करोगे तो बंदर बोल देंगे, तो ठीक है। देखो हाथी है, बंदर ऐसे मिलता बंदर है ना उस तरफ है, लेमूर, हिरन, ठीक है, और सींग वाला गैंडा। क्या? सींग वाला गैंडा, है ना। अच्छा बेटा, और कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़, क्या, और कई रेंगने वाले जीव, जिसमें सांप भी क्या रेंगने वाला ही तो है। बिच्छू, बेटा बिच्छू रेंगता नहीं है, बिच्छू चलता है, बिच्छू की टांगे हैं। रेंगते कौन है? जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, वो रेंगते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इनकी थोड़ी सी गुद्दी चमकाइए आप प्लीज, बस। बातचीत में तो थोड़ी सी सेवा पानी करनी पड़ती है भाई, है। हाँ देखो अब बेटा अगले कौन से? पर्वतीय वन, पर्णपाती वन। कौन से? पर्णपाती वन। बेटा इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो प्लीज, ठीक है। ऐसे वन जहां पर 270 से लेके 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है लेकिन 70 सेंटीमीटर भी होती है। वहां क्या है? 200 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ 70 से 200, मतलब उससे थोड़ा कम बारिश होती है, ठीक है बेटा। इस तरह के वन क्या है? वर्ष ऋतु, शिष्य ऋतु के 6 महीने 8 महीने हेतु अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब सर्दियों में क्या करती है? इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। मतलब यहाँ ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ठंड भी
पड़ती है, ठंड भी। और ठंड में पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा दे देखा तुमने। अब ठंड में क्या हुआ, हमारे यहाँ की पत्तियां क्या हुई, पेड़ों हाँ। की सूख गई। पार्क की एक भी नहीं अब है। बेटा क्या होगा, जैसे अब धीरे धीरे ऐसे मौसम बदलेगा, हल्की हल्की गर्मी आएगी, सब पे नए नए पत्ते आ जाएंगे, सारे पौधे हरे हरे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, हरे हरे। हरे भरे दिखाई देंगे। ठीक है बेटा। इन वनों में सबसे मुख्य प्रजाति क्या है, बांस मिलता है, साल की लकड़ी मिलती है, शीशम मिलता है और चंदन बेटा इन जंगलों में मिलता है। जो तुम चंदन कर रहे थे ना अभी वर्षा वन में, वहां नहीं, यहाँ मिलता है पर्णपाती वनों में। हाँ ठीक है। कुसुम, अर्जुन का पौधा, सहतूत, क्या सहतूत वगैरह यहाँ पे मिलता है। समझ गए। अब बेटा यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, शेर यही मिलेगा, सिंह यही मिलेगा और सुअर यही मिलेगा। कौन, सुअर यही मिलेगा, हिरण यही मिलेगा, यहाँ हाथी भी मिलते हैं। बहुत प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, केंचुए भी यहाँ पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया। कटीले वन और झाड़ी मतलब ऐसे वन जहाँ पर ज्यादातर क्या कैसे पेड़ पौधे हो, कटीले वन, कटीली, कांटे वाले, चुभने वाली, कटने वाली। ठीक है, इस तरह की। जैसे रेगिस्तानों में होता है। हाँ, रेगिस्तान में बहुत पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ नहीं, होते हैं। वो वाले कांटे वाले। हाँ बेटा, ये है बेटा, ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर पानी की कमी होती है। यहाँ क्या होती है, पानी की कमी। तो पेड़ पौधे अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं कि कोई जानवर आके उन्हें खाए ना, खाए तो उसे चुभ जाए। समझ गए। ये इस तरह के जंगल तुम्हें कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर पानी की कमी होगी। तो बेटा इस तरह के जंगलों में रहने वाले जानवर है चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, ठीक है, घोड़े तथा ऊंट, घोड़े तथा ऊंट, रेगिस्तान में। ठीक है। ये बेटा कहाँ मिलेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ सूखे इलाकों में इस तरह के पेड़ जंगल मिलते हैं। ऐसे गुजरात, राजस्थान का तो तुम्हें पता ही है, खैर छत्तीसगढ़, ऐसे का तो सबसे पहला उदाहरण राजस्थान देना तुम्हें। ठीक है। अगला क्या है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब जो पहाड़ों की ढलान पे जंगल है। कहाँ है, पहाड़ों की ढलानों। तो बेटा यहाँ के जो पौधे होते हैं वो हमारी तरह नहीं होते बड़े बड़े, वहाँ के पहाड़ कहते हैं क्रिसमस ट्री की तरह। ऐसे ऐसे क्यों होते हैं वो, क्योंकि बेटा पर्वतों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्या होती है, पर्वतों पे बारिश होती वो है। बारिश गिरे और साइड निकल जाए, या अगर बर्फ भी पड़े तो बर्फ में भी ऐसे होते हैं, वो बर्फ उससे छट जाए, उस पर पड़ी ना रहे। इसलिए बेटा इस यहाँ के पेड़ों की शेप भी अलग होती है। यहाँ बारिश कितनी होती है, 1000 सेंटीमीटर से 2000 मीटर, कितना, 1000 मीटर से 2000 मीटर बारिश होती है यहाँ पे। मतलब बहुत पानी वगैरह रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर पाई जाने भी वो इम्पोर्टेंट लकड़ी कौन कौन सी है, देवदार, सीलर, स्प्रूड, सीडर, ये सब पाई जाती है। ठीक है बेटा। और यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम भी होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। हाँ, ये रहा बेटा, कश्मीरी मरहांग, चित्रा, हिरण, जंगल भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, ऐसी ऐसी कुछ स्पेशल जानवर हैं। अपना नाम मत लिख देना कहीं, अपना लिख दो तो मेरे दोस्तों का नाम लिख दो, सोचो सर सही कर देंगे। क्योंकि सर से क्या कहते हैं, तू भेड़िया है तो कुत्ता है, तो बेटा ऐसे मत लिख देंगे, दोस्त का नाम लिख दे, सर तो बता रहे थे, गलत हो जाएगा है ना। अच्छा बेटा, लास्ट जंगल है ये वन। हाँ बेटा, लास्ट जंगल है ये, जंगल है मैंग्रोव वन। कैसे, मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा बहुत तेज आता है, मतलब जहाँ पर नदी के तट के पास ज्वार भाटा मतलब होता है कि बेटा दिन के टाइम पे तो पानी तेज होता है, रात के टाइम पे पानी अंदर की तरफ शांत हो जाता है। ठीक है। या रात के टाइम चांद में क्या होता है, कई बार ज्वार आता है, तेज पानी बाहर की तरफ आता है। समुद्रों में तुमने देखा होगा, जिनने समुद्र देखे कि रात के टाइम बहुत तेज लहरें उठती हैं रात में, दिन में शांत हो जाती है। ऐसे कहते हैं बेटा, चांद के गुरुत्वाकर्षण से पानी डोलता है, सागर डोलता है। ठीक है। इन वनस्पतीय तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो बेटा यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, यहाँ के पेड़ झुके हुए होते हैं और तगड़ी जड़ वाले होते हैं। क्यों, तेज पानी में बह ना जाए, क्या तेज पानी में बह ना जाए, जड़ें हल्की ना हो जाए। तो बेटा इस तरह के जंगल मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, डेल्टा पे, गंगा किनारे, नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र किनारे। ठीक है, इस तरह के मिलते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे फेमस है। इस तरह के जंगल में कौन मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब बड़ा शेर। बंगाल टाइगर मतलब बड़ा शेर। कुछ है, बहुत कम है। मगरमच्छ मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं, कई प्रकार के सांप मिलते हैं। ठीक है। तो देखो आपका दोस्त कहीं वहीं से नहीं आया, शायद कुछ ज्यादातर रिश्तेदार वहीं से आए हो। मैं कह रहा मेरा नाम है उसमें। कौन,
तू कह रहा है पंजाब मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त रॉयल बंगाल टाइगर बता रहा है वो तुम्हें। बंगाल नहीं वो नहीं सांप बिच्छू ऐसा है। गलत बात है, गलत बात है। सांप बिच्छू तुम्हारा ये देखो बेटा, वन्य प्राणी क्या होते हैं? जंगलों में रहने वाले जीवों को वन्य प्राणी बोलते हैं। ठीक है, यह जीव 89,000 प्रजातियां मिलती हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ पर कितनी विविधता, 89,000 प्रकार की जनजाति, अलग अलग तरह के जानवर हैं। बेटा ये जो जानवर हैं और इतने को तीर मतलब कितनी प्रजाति मछली कितनी प्रकार की हैं? 2500 प्रकार की मछलियां मिलती हैं हमारे यहाँ। कितनी? 2500 प्रकार की। हाँ, 200 से ज्यादा, 1200 से भी ज्यादा क्या मिलते हैं? पक्षी, अलग अलग तरीके के पक्षी। तो मतलब भारत क्या है? दुनिया के 12 सबसे विविध देशों में से एक देश भारत है। ठीक है, तो भारत के अंदर देखो कितनी सारी वैरायटी मिलती है। लेकिन बेटा धीरे 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 हमारे यहाँ पर ये सब लोग खत्म होते जा रहे हैं, हमारी विविधता खत्म होती जा रही है। क्यों? शिकार की वजह से, उनकी खाल की वजह से, उनको जानवरों को मारा जाता है, बेचा जाता है, तस्करी की जाती है। देख, दूसरा शहरीकरण की वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, लकड़ी की वजह से उनके रहने की जगह खत्म, पानी गंदा हो रहा है। दूसरा पानी गंदा कर दिया हमने, प्रदूषित कर दिया, उसे पी के बेचारे वो बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम जंगल ही काटते चले जा रहे हैं, उनके जंगलों में हमने अपने घर बना डाले, तो बेचारे वो जाए कहाँ? वो अपने जंगल, उनको ये नहीं पता चल रहा हम कहाँ जाए, वो बेचारे गलती से शहर की तरफ को आ जाते हैं, पता है उनकी गलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उन्हें मार डालते हैं पीट पीट के। समझ गए? हम उनके जगह पे घुस गए, है ना, हमने उनकी जगह छीन ली। तो इस प्रकार से बेटा भारत की जैव विविधता खत्म होती जा रही है। ठीक है, ये क्या है बेटा? वन्य प्राणी नियत। ये बेटा एक यहाँ पर दिखा रखा है कि किस प्रकार से हमने, ये देखो किस प्रकार से हमने पार्क और नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। ये क्या होते हैं बेटा? आरक्षित जगह होती है जहाँ पे जंगलों के अंदर जानवरों को मारना है, उनका शिकार करना अवैध होता है। क्या होता है? इलीगल होता है। क्या होता है? इलीगल होता है। इसी के साथ इस चैप्टर को हम करते हैं नमस्कार। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज था 9th क्लास में, आपको पास कराने और अच्छे नंबर के लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आसान पार्ट है, इसके अंदर से सवाल भी बड़े आसान आसान आते हैं, मस्त एकदम नंबर तुम ला सकते हो। इस चैप्टर को खत्म करेंगे बेटा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है बच्चे तक? ठीक है, अच्छा बेटा शुरू करते हैं। जनसंख्या क्या है? किसी एक समय पे, मान लो आज की डेट में, किसी स्थान पे, जिस भी जगह की तुम जनसंख्या जानना चाहते हो, किसी स्थान पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस भी डेट की तुम जनसंख्या जानना चाहते हो, उस समय जीवित लोगों की संख्या, उस जगह पे रहने वाले जीवित लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अच्छा, जनसंख्या घटती और बढ़ती कैसे है? तो जनसंख्या बढ़ने के कारण बताता हूँ। जनसंख्या बढ़ने के 2 कारण है। एक तो जन्म दर, लोगों का जन्म भी तो होता है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। मान लो हम शारदा की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर मिनट, हर 2 मिनट, 3 मिनट में कोई बच्चा भी तो पैदा हो रहा है किसी न किसी घर में। और फिर मृत्यु दर कि मतलब यहाँ पे हर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कोई ना कोई मर रो। ये जनसंख्या कम होने का एक कारण। और जनसंख्या बढ़ने का कारण जन्म दर, कम होने का मृत्यु दर। और कोई कारण है? हाँ बेटा, हर प्रति घंटा, हर प्रति मिनट यहाँ से कोई आदमी अपने गाँव, अपने घर, कुछ जगह जा भी तो रहा है, और हर प्रति घंटा कोई आदमी यहाँ आ भी रहा है। तो वो चीजें क्या है? जाने से क्या हो रहा है? लोगों के जाने से जनसंख्या घट रही है, लेकिन लोगों के आने से बढ़ रही है। तो बेटा ये 4 कारण है जो कि जनसंख्या किसी जगह की निश्चित करते हैं कि कितनी जनसंख्या है। किसी जगह की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उस जगह पे क्या है? रहने, खाने और कमाने के अवसर ज्यादा होंगे। इसका मतलब तभी जनसंख्या ज्यादा है। लोग शहरों में क्यों ज्यादा आते हैं? कमाने के लिए। कहीं की जनसंख्या कम है, इसका मतलब क्या है? कि वहां पे सुविधाएं कम है, या रहने, खाने या कमाने के अवसर थोड़े से कम है। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, अब बेटा जनसंख्या के अंदर हम देखें तो क्या क्या है? तो बेटा जनसंख्या के अंदर होता है कि बच्चे, 15 साल से नीचे वालों को हम बच्चा बोलते हैं। क्या? नीचे वालों को बच्चा बोलते हैं, बच्चा कहते हैं। 15 साल से ऊपर और 60 साल से कम वालों को हम जवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यस्क बोलते हैं। और 60 साल से ऊपर वालों को हम क्या बोलेंगे? बूढ़ा या वृद्ध बोलेंगे। बूढ़ा या वृद्ध बोलेंगे। जनसंख्या वृद्धि का तो मैं तुम्हें दोनों सिस्टम समझा दिए। ठीक है, लिंग अनुपात का क्या मतलब है? बेटा लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 आदमियों पे कितनी औरत है, 1000 आदमियों पे कितनी औरतें हैं, कितनी महिलाएं हैं। बेटा यही क्या होता है? लिंग अनुपात। ठीक है, ये देखो जनगणना हुई, देखो बेटा टेबल पे फोकस करो। जनगणना हुई 2011 में, तो देखो प्रत्येक 1000 आदमी पे 943 औरत थी। इससे पहले 2001 में 993 थी। उसके पहले 929 थी, फिर 934 थी, 930 थी। इस तरीके से जनगणना देख रहे हो कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है? 950 के। साक्षरता दर क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, साक्षरता दर का मतलब है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसको साक्षरता दर कहते हैं, है ना। भारत के अंदर 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो उसके अंदर साक्षरता दर क्या थी? 73%। क्या? जिसके अंदर 80% के लगभग औरतें और 89% के आसपास, 80% के आसपास आदमी और 64% के आसपास लड़कियां पढ़ी लिखी पाई गई थी। ठीक है बेटा। स्वास्थ्य क्या होता है बेटा? स्वास्थ्य का मतलब होता है कोई आदमी स्वस्थ है या नहीं। तो सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या देती है?
राशन राशन। स्वास्थ्य के लिए राशन नहीं देती, मतलब स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं देती है, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी। ठीक है। अच्छा, किशोर जनसंख्या का क्या मतलब है? कितने लोग जवान हैं, कितने लोग। बेटा जिस देश के अंदर जनसंख्या किशोरों की ज्यादा होगी, जवानों की ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो देश तरक्की ज्यादा करेगा, कामकाज करने वाले ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा तरक्की करेगा। तो इस वक्त बेटा भारत की जनसंख्या कैसी है? दुनिया में सबसे किशोर है। भारत के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लोग रहते हैं। क्या है? रहते हैं, है ना। अच्छा, इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।